गंभीर मुद्दा है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो जांच एजेंसियों के साथ जो अभी हो रहा है, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन से भी लिंक्ड है। हाल ही में बंगाल में संदेशखाली में ईडी की टीम जब गई तो उन पर हमला हुआ और हमलावर ने कबूला कि हां हमने हमला करवाया, हमने लोगों को लेके हमने एक मर्डरस अटैक करने की कोशिश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। और ऐसे लोगों को समर्थन भी मिलता है वहां के जो रूलिंग पार्टी है स्टेट की। ईडी के समन भेजे जाते हैं मगर नेता हाजिर नहीं होते। इससे एक बुरा ट्रेंड देश पर भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे गए हैं, 8 समन। और कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रूल्स को चेंज करके सीबीआई को नहीं घुसने दिया। यह बहुत सीरियस मामला है और अगर यह झगड़ा और बढ़ जाए तो इसके बहुत इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इसको कैसे रोकेंगे? आप पत्रकार हो, आपको लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, देश गंभीर संकट में आ जाएगा? मुझे कोई डर नहीं है। डेमोक्रेसी में हर चीज का जवाब जनता दे देती है, जनता सब देखती है। अगर बंगाल में किसी के घर से 52 करोड़ रुपया इकट्ठा मिल जाता है, झारखंड में किसी के घर से 355 करोड़ रुपया कैश मिल जाती है, 25 मनी मशीन कैश गिनते गिनते गर्म हो जाते हैं और ये कहते हैं हम पर एक्शन न लो। क्या कह रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के खिलाफ 40 केस सिर्फ यूपीए को रजिस्टर करने पड़े। हम ऑपोजिशन में थे, संसद में मामले उठाते थे, पीआई लगाते थे, कोर्ट ऑर्डर करती थी, उनको जांच करनी पड़ती थी। उस वक्त तो आप ही सत्ता में थे भाई। और आज देश में अदालतें हैं। अगर किसी को अन्याय हो रहा है तो अदालत में जाइए, अदालत सुनेगी आपको। मगर वास्तविकता यह है कि 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर अपने घर भर कर बैठे हुए लोग जांच से डरते हैं और इसीलिए ये हवा खड़ा करते हैं एजेंसियों का। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, सैकड़ों जांच आपके सामने हुई, जेल में जाना पड़ रहा है। 23 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता पर है, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, 10 साल से हमारी सरकार है। एक 4 आने का भी आरोप नरेंद्र मोदी पर हमारे विरोधी भी नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शिता से शासन किया है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों को, आपके खोखले प्रचार के साथ जनता आने वाली नहीं है। आप इससे एक्सपोज हो रहे हो, आप कानून का साथ नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो अदालतों में जाना चाहिए, वहां से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। मगर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वो तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं। जहां तक संदेश खाली का सवाल है, मैं मानता हूं संदेश खाली की घटनाओं ने बंगाल के शासन को 100% एक्सपोज कर रख दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में जिस तरह से धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण हुआ है, वो सहन ही नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और बंगाल में हम परिवर्तन कर रहेंगे। आपने संदेश खाली पे जो कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। सब लोग सुनना भी चाहते थे और आज आपकी जो मैसेज है बहुत क्लियरली जा चुकी है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि संदेश खाली के महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ है, और ये अब नहीं, 1-2 महीने से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। और जब हमारी टीम भी वहां गई तो हमारे रिपोर्टर भी अरेस्ट हो गए और रिपब्लिक बांग्ला ने जब सच दिखाया तो हमको भी कुचलने की कोशिश की गई थी। मगर आपने जो आज मैसेज दिया है बहुत बड़ी बात है। बंगाल की परिस्थिति पर मैं चाहता हूं थोड़ा और आप बताएं, आप बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर संदेश खाली नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? हर दिन ऐसे न्यूज में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं आजकल। देखिए, बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है। हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या सबसे ज्यादा अब कोई एक राज्य में बची है तो बंगाल में बची है। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देश की जनता को तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि बंगाल से जो घुसपैठ होती है वो स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ है। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन।
अपनी वोट बैंक की राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है और बंगाल की जनता भी उसको मान रही है। मैं आज पूरे देश भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि देश ने बंगाल के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। वहां गंभीर समस्या है जी। ये बॉर्डर स्टेट को हम सब ने गंभीरता से लेने की जरूरत है। बंगाल में भी जागरूकता आई है। हम एक भी सीट नहीं थे, हम 18 जीते। इस बार हम 25 का आंकड़ा पार कर कर पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 2 एमएलए थे, 77 बने हैं। मजबूत विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका अदा कर रहे हैं। बंगाल में जो शासन है वो भ्रष्टाचारी है। बंगाल में जो शासन है वो धर्म के आधार पर एपीसमेंट करने वाला शासन है। बंगाल में जो शासन है वो न्यायी शासन है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि वहां परिवर्तन हो और भारतीय जनता पार्टी वहां संघर्ष कर रही है। मैं बंगाल की जनता को भी विनती करने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूत प्रतिनिधित्व बंगाल से एक बार भेजिए। हम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, उसमें आपका साथ और साथ जी। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। 2 हेडलाइन तो है। पहली बात उन्होंने कही कि सरकार की, राज्य सरकार की स्टेट स्पॉन्सर्ड इन्फिल्ट्रेशन है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि बीएसएफ का दोष है। और दूसरी बड़ी बात आज आपने कही कि 18 नहीं 25 से ज्यादा 42 में से आउट ऑफ 42 more than 25 seats he says is going to be the target for the BJP in Bengal. That's a big headline. अमित शाह जी, राम मंदिर, धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है। यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते। राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वॉज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी, इस पर प्लान क्या है? इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे दे तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में एक कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी, अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? धर्म के आधार पर कानून नहीं हो सकते। इस देश में एक कानून होना बहुत जरूरी है। जी, और उत्तराखंड सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निवर्तमान न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। लगभग 780 पन्नों की रिपोर्ट आई है, इसमें 42 चैप्टर है और उसमें से एक बिल बनाकर उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पारित किया है, जो भारत सरकार में स्वीकृति के लिए आया है। कुछ ही दिनों में इसको हम स्वीकार भी कर लेंगे और उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा देश में जहां सबसे पहले यूसीसी लागू हो जाएगा। आपने जो सवाल किया कि देश भर में कब लागू होगा, राष्ट्रीय स्तर पर, जी देखिए ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर चीज पर बहस होनी चाहिए।
ये जो यूसीसी का बिल उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है जी। उस कानून की सोशल स्क्रूटिनी होनी चाहिए, इस कानून की लीगल स्क्रूटिनी होनी चाहिए और इस पर व्यापक बहस भी देश भर में होनी चाहिए, सभी दलों में भी होनी चाहिए, सभी धर्मों के मुखियाओं के बीच में भी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी सोशियो लीगल स्क्रूटिनी के बाद कुछ टीथिंग प्रॉब्लम अगर आएंगे तो इसको दूर कर देश के सभी विधानमंडल इसको लागू करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परंतु मैं निश्चित रूप से देश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक इतने बड़े देश के हर चप्पे चप्पे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और ये देश एक कानून से चले। तीसरे टर्म में हो जाएगा, तीसरे टर्म में हो जाएगा एक टारगेट। देखिए जी, मुझे ना टीआरपी बनानी है ना मैं जोत से हूं, तो ये